दादी, नानी, इन सब की कहानियों में एक डेविल होता है और बहुत सारी एंजल होती हैं जो मिल कर के एक डेविल को हराती हैं। हमने बचपन से यही कहानी सुनी होगी अपने बड़ों के पास में। बट असल में एंजल्स होती ही नहीं है। रक्षा की ये बात सुन कर के नंदनी और उसके फ्रेंड्स, वो सभी लोग उसकी इस कहानी में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। और माधव कहता है तो फिर इनकी पूरी कहानी क्या है? अगर एंजल्स होती ही नहीं है तो फिर हमारी कहानियों में वो एंजल्स होती ही क्यों हैं? हमें सुनाई क्यों जाती हैं? तो रक्षा स्माइल करती और कहती है पहले पूरी कहानी तो सुन लो, फिर पता लग जाएगा कि वो एंजल्स कहती क्यों हैं। तो काव्य बोलती है ठीक है ये बता देना, बट पहले मेरा एक क्वेश्चन है। तो रक्षा स्माइल करके बोलती है वो भी पूछ ही लो। तो काव्य बोलती है ठीक है, एंजल्स और डेविल की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे भी सुननी है, बट उससे पहले ना मुझे कुछ जानना है। तो बोलती है हाँ पूछो। तो काव्य बोलती है तुमने जीनिस के बारे में बताया, लेकिन मैंने ऐसी भी कहानियाँ देखी हैं जीनिस की जिसके अंदर जीनी अच्छे होते हैं और वो इंसानों से प्यार करते हैं। एक्चुअली मैंने काफ़ी उनकी स्टोरीज भी देखी है। तो रक्षा स्माइल करती और कहती है फियर फाइल्स देखना बंद कर दो। उसी के अंदर एक जीनी होता है, जैसे किसी नॉर्मल लड़के से प्यार हो जाता है, या फिर कोई फीमेल जीनी होती है जैसे किसी नॉर्मल लड़के से प्यार हो जाता है ना? वही देखते होगे। तो काव्या अपना सर नीचे करती है और हल्की सी ईचिंग करते हुए बोलती है हाँ, बट अब देखा है तो क्वेश्चन आया दिमाग में, पूछ लिया। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता, कहानियों के एंड में आपने देखा ही होगा अंत क्या होता है। वो जीनी उससे दूर जाता ही है क्योंकि उनका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ता है। हो सकता है कि जिस इंसान से वो मोहब्बत करता हो, प्यार करता हो, उसे कोई फ़र्क ना पड़े या फिर उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन उसके आसपास रहने वाले का उस चीनी की नेगेटिव एनर्जी से बहुत फ़र्क पड़ेगा, जो कि किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वैसे डिटेल में उनके बारे में एक्सप्लेन करने लगती है, बहुत सारी चीज़ें बताती है। इनको बैठे बैठे बातें करते हुए बहुत वक्त गुजर जाता है, रात के 10 बज जाते हैं। तब नंदिनी बोलती अब बस करो यार, मुझे ये नहीं सुनना, आई वॉन्ट टू नो अबाउट डेविल स्टोरीज। तो रक्षा स्माइल करती और कहती है मैं ऑफ कोर्स आपको ये बताऊंगी, बट अभी नहीं। तो सब लोग बोलते हैं पर क्यों, अभी क्यों नहीं? तब रक्षा कहती है आप सब लोगों के फ़ोन कहाँ पे है? तो सब लोग बोलते हैं ऑफ कोर्स पॉकेट में है। तो बोलते एक बार चेक करो, फ़ोन साइलेंट है, रात के 10 बज चुके हैं, आपके फैमिली वालों का कॉल आ रहा होगा। तो वो सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं लगता। वो लोग ने फ़ोन निकालते और देखते हैं कि उनके मॉम के या डैड के बहुत सारे कॉल आए हुए हैं। सब लोगों ने फ़ोन निकालते हैं, उनको कॉल बैक करते हैं, बताते हैं कि हाँ हम अभी यहाँ हैं, हम आ रहे हैं घर पे। सब लोग अपने अपने घर थोड़ी देर में निकल रहे होते हैं। काव्या वो जब घर से बाहर निकल रही होती है तो एक बार नंदिनी से कहती है नंदिनी तू मेरे घर आ जा ना, अकेली रहेगी? तो नंदिनी बोलती है अरे नहीं यार तू जा, मैं रह लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मेरा ही तो घर है, मुझे किस बात का डर। ऐसा बोल के वो काव्या को बाय कर देती है। काव्या भी कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है, वो भी उसे बाय करके चली जाती है। उसके बाद में जो नंदिनी होती है वो डोर बंद कर देती है, और जब डोर बंद करके पीछे घूमती है तो उसके सामने रक्षा खड़ी होती है। रक्षा थोड़े से पास में आकर कहती है मैं भी जाती हूँ अब। ऐसा बोल के वो मेन डोर की तरफ जा रही थी, तभी उसे फील होता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा है, और वो पीछे मुड़ती हुई दिखती है कि नंदिनी उसका हाथ पकड़ के उसकी तरफ देख रही है। तो नंदिनी की तरफ सवाल भरी नज़रों से देख करके बोलती है क्या हुआ? तो नंदिनी बोलती है वो मैं तुमसे ये बोलना चाह रही थी, क्या तुम आज यहाँ रुक सकती हो? इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो रक्षा बोलती है आर यू श्योर? तो नंदिनी अपने पलके हाँ में झुकाती है और बोलती है हाँ। तो रक्षा हल्की से स्माइल करते हुए कहती है ठीक है। नंदिनी थोड़ा सा शौक होती है कि ये मान गई, बट वो बोलते कि चलो एटलीस्ट मानी तो सही। वैसे भी मुझे रात भर नींद नहीं आती, शायद आज किसी से बातें करूँगी तो नींद आ जाएगी।
वैसा सोच करके रक्षा का हाथ पकड़ती है और उसे ऊपर रूम में ले जाती है। रूम में जाने के बाद में वो बोलती है, अरे तुम अपनी फैमिली को तो इन्फॉर्म किया ही नहीं, उन्हें फ़ोन करके बोल दो, तुम आज घर नहीं आ पाओगी। तो वो बोलती नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलते बट क्यों? तो बोलती है वो एक्चुअली मैंने मैसेज कर दिया था। तो नंदिनी बोलती अच्छा फिर ठीक है, तुम बैठो। कुछ चाहिए तुम्हें? तो बोलती काम डाउन, ओके। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए एंड आई एम कंफर्टेबल, डोंट वरी। इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल आप मत हो, ये आपका ही घर है। तो नंदिनी बोलती है हाँ ये तो है। ऐसे बोल के अपने सर में इचिंग करती है और बोलती है हम लोग क्या करें? तो बोलते करना क्या है, बैठ जाओ सो जाओ, लेट हो गया है। तो बोलते हैं बट मुझे नींद नहीं आ रही। तो रक्षा स्माइल करती है, नंदिनी के थोड़ा सा क्लोज जाती है, उसके हाथ पकड़ती है, उसे बेड पर जाके बिठाती है। उसे बेड पे बिठाने के बाद बोलती है लेट जाओ। तो बोलते क्या? तो लेट जाओ। ऐसे बोल के वो नंदिनी को बेड पे लिटा देती है और कहती है अपनी आंखें बंद करो। तो बोलती है मुझे नींद नहीं आ रही है। तो रक्षा बोलती है प्लीज़ थोड़ी देर के लिए जो मैं कह रही हूँ वो कर लो प्लीज़, आई प्रॉमिस आपको नींद आ जाएगी। अगर नहीं आई तो फिर ठीक है, हम लोग थोड़ा मस्ती कर लेंगे, बातें कर लेंगे, बट थोड़ी देर के लिए मेरी बात तो मानो। तो बोलती है ठीक है। नंदिनी अपनी आंखें बंद करती है, रक्षा अपना फ़ोन निकालती है और उसमें कुछ प्ले करती है। और वो चीज़ जब नंदिनी के कानों में आती है, नंदिनी जैसे जो अनकंफर्टेबल सा उसे फील होता था, वो सो नहीं पाती थी उसके बैड ड्रीम्स के कारण। वो अपनी आंखें बंद करती है और जो भी रक्षा ने प्ले किया था उसे सुन रही होती है। वो सुन के उसके दिल को एकदम शांति मिल रही थी, उसे बहुत सुकून सा मिल रहा था। उसे फील हो रहा था जैसे पता नहीं उसके आसपास बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ चुकी हूँ। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और कब उसे नींद आ जाती है उसे भी पता नहीं लगता। वो सो रही होती है और सोते वक्त आज भी उसे एक सपना आता है, और वो सपना क्या है वो बताने से पहले रक्षा नंदिनी के बिल्कुल पास में खड़ी थी, उसकी तरफ देख के एक हल्के से स्माइल कर रही थी। उसके बाद में वो अपनी पॉकेट से एक छोटी सी, एकदम छोटी सी, वो होती ना पाउच टाइप निकालती है जो एकदम कपड़े से बना होता है, जैसे हम थोड़ा सा खींचते हैं वो खुल जाती है, एकदम छोटी सी पोटली निकालती है। उसमें कुछ तो होता है। वो जाती है जिधर नंदिनी सो रही होती है, उसे अपोजिट साइड जाके एकदम गद्दे के बीच में लगा देती है। वो थोड़ा सा गद्दा ऊपर उठा के बिल्कुल उसे बीच में लगा देती है। नीचे रखने के बाद में वो उस बेड को बिल्कुल ठीक कर देती है। थोड़ा टाइम गुजरता है, जो रक्षा होती है नंदिनी के बिल्कुल पास बैठी होती है, उसे देख रही होती है, उसके सर पे हल्का सा हाथ फेरती और कहती है आज कोई बुरा सपना नहीं आएगा, आज तुम सुकून से सो सकती हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। ऐसा भूल के रक्षा वहाँ से उठ जाती है, उसके फेस पे हल्की सी स्माइल होती है। वो वहाँ से स्माइल करते हुए खिड़की की तरफ जाती है। वो खिड़की के पास जाकर के विंडो को खोलती है, अपना फेस हल्का से बाहर निकालती है और घर के बाहर एक आदमी जो कि एकदम फुल ब्लैक हुडी में खड़ा था, वो उसकी तरफ देखती है। और जो ब्लैक हुडी में वो जो आदमी खड़ा था वो गुस्से से ऊपर रक्षा की तरफ घूर रहा था। वो उसी रूम की तरफ घूर रहा था और घूरते वक्त उसकी आईज रेड थी। जब हमारी आईज बॉल होती है, जब हमारी ब्लैक होती है, वो उसकी एक आईज रेड थी और एक आईज डार्क पिच ब्लैक थी, जो कि उसी तरफ घूर रही थी, जैसे रक्षा को वो डराने की कोशिश कर रही हो। लेकिन रक्षा उसी की तरफ उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी तरफ देख रही थी, अपनी हल्की सी गर्दन को टेढ़ी करती है और स्माइल करती है। वो स्माइल कर रही थी मास्क के अंदर, लेकिन जैसे उस हुडी में खड़े हुए आदमी को भी वो स्माइल दिख रही थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसके पास में कुछ था नहीं, वरना वो पता नहीं क्या कर रहा था। उसे पास में दिखाई देता है
उस घर के बाहर रखा हुआ एक फ्लावर पॉट वो ज़ोर से उसके अंदर लात मारता है। उस फ्लावर पॉट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और रक्षा फिर भी उसकी तरफ बिल्कुल कामली एकदम शांति से उसकी तरफ देख रही थी, जैसे उसके अंदर बिल्कुल भी डर ही ना हो। उसी के सामने उस आदमी ने बहुत देर वहीं पे खड़ा रहा, उसे डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन रक्षा में 1% का भी डर नहीं था। रक्षा थोड़ी देर बाद विंडो बंद कर देती है, क्योंकि वो आदमी वहाँ से जा चुका होता है। उसे समझ में आ चुका होता है कि अब उसका उस घर के बाहर रहने का कोई मतलब नहीं है। वो वहाँ क्यों खड़ा था, क्यों आया था, कुछ नहीं पता। बट उसे देख करके इतना पता चल चुका था कि वो था तो एक डेविल ही, जो कि शायद नंदिनी को हार्म करने आया था। बट आज रक्षा थी वहाँ पे, जिसने सच में नंदिनी की रक्षा ही की। बट नंदिनी वो सो रही थी, उसे एक ड्रीम आ रहा था। बट आज वो ड्रीम बहुत अलग था। रोज जब वो सोती थी तो उसे एक बहुत बुरा ड्रीम आता था, जिसके कारण उसकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। वो सो नहीं पाती थी, वो एक नेगेटिव फीलिंग उसे देता था। लेकिन आज जब वो सोती है तो उसे एक ड्रीम आता है, जिसमें वो एक खूबसूरत से जंगल के अंदर होती है। बहुत प्यारा जंगल था। उसके कानों के अंदर बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज़ आ रही होती है, चहचहाने की आवाज़ आ रही होती है। वो चुपचाप बस अपने आसपास की चीज़ों को देख रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक जगह रुकती है, क्योंकि उसके शूज़ लेस खुल गई थी। वो अपने शूज़ लेस बंद कर रही होती है। अपनी नज़रें थोड़ी सी ऊपर उठाती है और देखती है कि सामने पिंक कलर के थोड़े अलग बट बहुत सुंदर फ्लावर थे। अब वो एग्जैक्टली कौन से फ्लावर थे ये पता लग ही नहीं रहा होता। वो बहुत सुंदर फ्लावर्स थे। उन्हें देख करके उनके तरफ खींची जा रही होती है। नंदिनी अपनी धीरे 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 उस फ्लोर के पास में जाती है, और जैसे ही उस फ्लोर की एक पत्ती को अपना हल्का सा हाथ से टच करती है, उसके कानों के अंदर मंदिर की घंटियों की आवाज़ आती है। वो अपनी नज़रें ऊपर उठा के देखती है तो उसके सामने एक बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा सुंदर, एकदम दिल को छू जाने वाला इतना प्यारा मंदिर था। वो उसकी तरफ देखती है और बस खो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसके अंदर ये अचानक से इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब कैसे आ रही है। वो अपने कदम धीरे 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 मंदिर की तरफ बढ़ा लेती है, अपने शूज़ वहीं बाहर खोलती है। वो मंदिर की दहलीज पे होती है। ऊपर जाने के लिए उसे सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले उसका शरीर अपने आप उस मंदिर की सीढ़ियों पे अपना सर रख देता है और वहाँ पे आशीर्वाद लेता है। फिर उस मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है। नंदिनी को समझ में नहीं आता कि उसकी बॉडी खुद ब खुद कैसे मूव कर रही है। वो कहीं और जाना चाहती है, लेकिन उसकी बॉडी उसे कहीं और लेके जा रही है। लेकिन जहाँ भी लेके जा रही है उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। उस मंदिर के अंदर जाते वक्त, वहाँ की हर एक चीज़ देखते वक्त उसके अंदर यही फीलिंग आ रही थी, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। वो मंदिर बहुत ज़्यादा प्यारा था, जैसा शायद हम सपने में भी नहीं सोच सकते। वो सपने में ऐसा एक मंदिर देख रही थी। उसे धीरे 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 उन मंदिर की घंटियों की तरफ वो जाती है। उसके सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा था, जिसे वो हल्का सा खोलती है। वो जैसे ही उसे खोलती है, उसके सामने जो कुछ भी होता है उसे देख करके उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। वो अचानक से अपने घुटनों के बल आ जाती है और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। आंखों में आंसू होते हैं और उसका सर अपने आप झुक जाता है। उसके हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। उसके सामने नरसिम्हा भगवान की एक मूर्ति थी, जिसे देख करके लग रहा था जैसे वो कोई मूर्ति ना हो, साक्षात नरसिम्हा भगवान हो। वो उन्हें देख करके बस पता नहीं क्यों उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जैसे उसका दर्द बाहर आ रहा हो।
और वो भगवान से अपने दिल की बातें सिर्फ आंसू से बोल रही हो। उसके दिल दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, बस एक सुकून, शांति और एक एक नया एक्सपीरियंस था जिसे वो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, जिसे अपनी फीलिंग्स को किसी को बता नहीं सकती थी। वो बहुत मुश्किल से खड़ी होती है, उस मूर्ति की तरफ दोबारा देखती है। वो उस मंदिर के अंदर अपने एक पाँव रखती ही है, तब उसके कानों में बीप की आवाज़ आने लगती है, जो कि उसके अलार्म की थी। उसकी आंखें खुलती हैं। जैसे उसकी आंखें खुलती हैं, उसे एहसास होता है कि उसकी आंखों में सच में आंसू हैं। वो अपनी आंखों को हल्का सा वाइप करती है, अलार्म बंद करती है, सोचती है कि मैंने तो अलार्म लगाया ही नहीं था, तो फिर ये कैसे बजा। 8 बज चुके थे। नंदिनी अब भी सो रही थी। वो रात के 10 बजे सोई थी, 8 बजे उठी है। उसे फील नहीं हो पा रहा था कि क्या इतना सा टाइम, क्या मैं इतना सोई थी। मैं इतने टाइम से जो सो नहीं पा रही हूँ, मैं इतना टाइम सोई हूँ। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रीम। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। और जब वो खड़ी होती है, अपने सामने देखती है, तो रक्षा होती है। वो रक्षा को देख कर के हल्की से स्माइल करती है। रक्षा उसे बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग विश करती है, बट वो गुड मॉर्निंग नहीं बोलती। वो उसे कहती है राधे राधे। तो जैसे पता नहीं क्यों, बट नंदिनी के मन में आता है इसने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि उसने आज से पहले किसी को भी ऐसे बोलते हुए नहीं सुना था। सुबह होने पे हमेशा गुड मॉर्निंग कहा था, लेकिन जब नंदिनी ने सॉरी रक्षा ने राधे राधे बोला, तो उसके मन को अलग ही शांति मिली। जैसे अभी उसके अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब थी, उसे और पॉजिटिव वाइब आई, और उसने भी बोल दिया राधे राधे। बट उसके दिल में एक और सवाल आया। उसने रक्षा को बोला, रक्षा तुम रात को कहाँ सोई थी। तो रक्षा बोलती है सोफे पे। तो बोलती तुम सोफे पे क्यों सोई, इतना बड़ा बेड तो है, शेयर कर लेती। तो बोलते हैं मुझे शेयर करने की आदत नहीं है, एंड मुझे नहीं पता कि आप भी कंफर्टेबल होगे कि नहीं होगे। तो नंदिनी बोलती है क्यों, मैं कंफर्टेबल क्यों नहीं होंगी, तुम भी लड़की हो, मैं भी लड़की हूँ, तो फिर। तो बस रक्षा स्माइल करते हुए बोलती है कुछ चीज़ें समझ के पार होती हैं, अभी समझ में नहीं आएंगी, पर धीरे धीरे समझ जाओगे। नंदिनी बोलती है तुम सारी बातें घुमा फिरा के क्यों बोलती हो, डायरेक्ट बोला करो ना। तो बोलती है वक्त के साथ समझ जाओगी पागल। ऐसे बोल के स्माइल करती है और कहती है कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, फटाफट रेडी हो जाओ। तो बोलते हैं हाँ ठीक है जा रही हूँ। ऐसा बोल के वॉशरूम जाती है, फटाफट जा कर के फ्रेश हो जाती है, नहा लेती है एंड चेंज भी कर लेती हैं। और फिर ये दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो नंदिनी बोलती है रक्षा ब्रेकफास्ट कर लो। तो बोलते मैंने कर लिया। तो बोलते बट कब। तो बोलता जब आप शावर ले रहे थे। तो बोलते तब तब क्यों किया, मेरे साथ क्यों नहीं किया। तो बोलते आपको पता है ना मैं मास्क नहीं निकाल सकती, तो साथ में तो वैसे भी नहीं कर सकते थे। तो बोलते तो तुम मुँह उधर कर लेती तो भी साथ में हो जाता। नंदिनी बोलती है सॉरी रक्षा बोलती है कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं है, सो बात को समझो। तो बोलती तुम पागल हो क्या, इसमें क्या पॉसिबल नहीं है। तो बोलते छोड़ो, नहीं समझ में आएगा आपको भी, अभी चलो कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। तो बोलते हैं चलते हैं। ऐसा बोल के वो दोनों लोग कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं। वो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं। तो नंदिनी उससे थोड़ी बहुत बातें और करती है, एंड उसके जो रात को सपना आया था वो चीज़ शेयर करना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो नंदिनी से सॉरी रक्षा से पूछती है रक्षा तुम कौन से भगवान में मानती हो। तो रक्षा बोलती है नरसिम्हा भगवान में, मैं उनमें बहुत ज़्यादा मानती हूँ। वैसे सभी गॉड को मैं मानती हूँ, बट आई डोंट नो, उनको ज़्यादा मानने में बहुत अच्छा लगता है। या फिर ये चीज़ इसलिए है क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं नरसिम्हा भगवान की कहानियाँ सुनती थी, उन्हीं के बारे में ज़्यादा सुना है, उन्हीं के बारे में ज़्यादा माना है, तो उनको ज़्यादा मानती हूँ। मैं हमेशा बस उन्हीं के बारे में सुना है, तो थोड़ा ज़्यादा उन्हें मानती हूँ। एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा उन्हें मानती हूँ। तो नंदिनी थोड़ा सा शौक होती है कि उसके सपने में वो जो मंदिर था वो भी नरसिम्हा भगवान का था, और जो वो नंदिनी से सॉरी रक्षा से बातें सुन रही थी वो भी उन्हीं की सुन रही थी। वो बस स्माइल करती है
और बस कॉलेज चली जाती है। कॉलेज जाने के बाद अपने फ्रेंड से मिलती है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं नंदिनी के पास में आकर के, रक्षा कहाँ पे है? रक्षा पीछे से आ रही होती है। रक्षा जैसे पास में पहुँचती है तब माधव और केशव एंड हमारे प्यारे से काव्या, वो तीनों लोग हमारी रक्षा को घेर लेते हैं और बोलते हैं कहानी सुनो। तुम कहानी सुनाने वाले थे, तुमने सुनाई नहीं। तो बोलते तुम पागल हो क्या, हम लोग कॉलेज में हैं और मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए आती हूँ, कहानी सुनाने के लिए नहीं। तो बोलते ठीक है, कॉलेज ख़त्म होने के बाद में हम लोग फिर से नंदिनी के घर चलेंगे एंड वहाँ पर तुम्हारी पूरी कहानी सुनेंगे, ओके? तो बोलते ठीक है भाई, ठीक है। ऐसा ही होता है। ये सब लोग कॉलेज अटेंड करते हैं एंड उसके बाद में घर आ जाते हैं। कॉलेज में इनका थोड़ा बहुत जो रेगुलर टाइम स्पेंड होता था, ये बिल्कुल वैसा ही करते हैं। कॉलेज में आज कोई भी रक्षा को तंग नहीं कर रहा था, उसे कुछ कह नहीं रहा था। रक्षा आराम से अपने कॉलेज में टाइम स्पेंड करती है, नंदिनी से थोड़ी बहुत बातें करती है। नंदिनी की और रक्षा की बॉन्डिंग बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी और ये चीज़ सब नोटिस कर रहे थे। सबसे मेरा मतलब नंदिनी के फ्रेंड्स मेनली, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है नंदिनी के लिए भी और इस कहानी के लिए भी। फिर ये सब लोग नंदिनी के घर पहुंच जाते हैं एंड घर आने के बाद में सब कुछ छोड़ते हैं, घर की सारी लाइटें बंद कर देते हैं, कैंडल लगाते और बोलते हैं सुनाओ कहानी। नंदिनी बोलती है, सॉरी रक्षा बोलती है, आप लोग मुझे थोड़ा बहुत रेस्ट भी नहीं करने दोगे? तो बोलते नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। तुम आराम से फिर बैठो, लेटो, कुछ भी करो, बट वी वांट टू नो स्टोरी। यार तुमने सस्पेंस इतना बना दिया कि मेरे को रात को नींद भी नहीं आई। माधव की ये बात सुन के रक्षा स्माइल करती है और बोलती है ओके ओके, आई थिंक सो इस बारे में नंदिनी को जाना था, बट आप लोग थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो, बट इट्स ओके, मैं सुनाती हूँ। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सब लोग चुपचाप बैठ जाओ। इस कहानी को सुनने का सबसे पहला नियम है। तुम बोलते कहानी सुनने का पहला नियम? तो बोलते हाँ, पहला ही नियम है और ये आखिरी ही नियम है। जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनना और इसे मानना भी है। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है, मान लेंगे, तुम बोलो। तो कहते इसका पहला नियम है और आखिरी नियम भी सिर्फ यही है, जब मैं कहानी सुनाऊँ तो बीच में कोई भी कुछ भी सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपका हर एक सवाल क्लियर होता जाएगा। समझ में आया सबको? सब लोग बोलते हैं ठीक है, हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग मुंह बंद कर रहे हैं, ओके अब ठीक है? तो बोलते हैं गुड। तो अब मैं कहानी सुनाना स्टार्ट करती हूँ, ओके? तो बोलते हैं ठीक है। नंदिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और बस रक्षा की बातें सुन रही होती है। रक्षा भी चीज़ नोटिस करती है। एक्चुअली सब लोग ज़्यादातर कहानी आंखें खोल के सुनते होंगे, बट नंदिनी कहानी का फील लेने के लिए, उसको इमेजिन करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है और बस कहानी सुन रही होती है। और रक्षा एक बोलना स्टार्ट करती है कि ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 100 साल पहले। 100 साल बहुत लंबा टाइम है एंड हाँ, उस वक्त हमारे इंडिया पे अंग्रेज़ों का राज था। पर ये कहानी शुरू तभी होती है क्योंकि अंग्रेज़ों के अलावा भी इस जगह पे ऐसा कोई था जिसके अंदर लालच था, जिसके अंदर बहुत अलग तरह की भावनाएं थी। वो कोई अच्छी इंटेंशन नहीं थी, बुरी थी हर एक इंसान के लिए। वो चाहे अंग्रेज़ हो, चाहे हमारे खुद के देशवासी हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए उस इंसान के मन में सिर्फ घृणा थी, यानी कि हेट, जेलसी। और वो इंसान बस खुद के बारे में सोचता था, उसे दूसरों की परवाह ही नहीं थी। पर एक कहानी उसके बारे में नहीं, बल्कि एक सीधे साधे गांव के रहने वाले विष्णु के बारे में है। विष्णु 21 साल का था और उसे भी ये अंग्रेज़ों का राज पसंद नहीं आता था, क्योंकि उसकी वजह से उसकी फैमिली परेशान रहती थी। वो एक बहुत पिछड़ी हुई फैमिली से बिलोंग करता था। अंग्रेज़ आते थे, टॉर्चर करते थे, लाइक ऐसा सबके साथ में होता था। वो खेतों में जाकर के काम करता था और वो खेत भी किसी और के थे। वो उनमें जाके काम करता था, वहाँ पे जो पैसे मिलते थे उसे लेके आता था, जिनसे इनका गुजारा होता था। उसके डैड भी काम करते थे, उसकी माँ घर का काम करती थी
और उन दोनों के अलावा उसका कोई था नहीं। कुछ वक्त बाद में उसके माँ बाप की भी मृत्यु हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद में जो हम विष्णु होता है वो अकेला रह जाता है। वो काम करता था, घर आता था, खुद के लिए खुद खाना बनाता था। उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसकी कोई पत्नी नहीं थी, और अभी वो बस काम करके अपना गुजारा कर रहा था। वो खुद से काम करता, पहले दिन भर खेतों में, घर आकर के घर का काम करता। उसकी ज़िंदगी ऐसी चल रही थी। लेकिन एक दिन विष्णु से एक गलती हो गई, एक ऐसी गलती जो कि शायद हमारे लिए आम होगी, लेकिन उसके लिए नहीं थी। वो काम करके जब आ रहा था तो उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उसे थोड़े बहुत चक्कर आ रहे थे। वो जब आ रहा था उसका सर नीचे था और वो किसी से टकरा गया, और वो और कोई नहीं, एक ब्रिटिश ऑफिसर था। विष्णु उस वक्त गंदे कपड़ों में था, और उनमें से थोड़ी बहुत गंदगी उस आदमी की यूनिफॉर्म पे भी लग गई थी, जिसके कारण उसने बहुत गुस्सा किया। उसने अपना कोड़ा निकाला और उसे बहुत मारने लगा। विष्णु वहाँ से उठ करके भागने लगा। वो इंसान अपने घोड़े पे बैठता है और विष्णु को टॉर्चर करने लगता है। वो धीरे धीरे अपना घोड़ा चला रहा था और विष्णु को मारते जा रहा था। एक वक्त आता है जब वो जंगल की ओर चले जाते हैं। विष्णु भाग रहा होता है, बस भाग रहा होता है। वो आदमी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, घोड़े से उतरता है, वो अपनी गन निकालता है। उसे इतना गुस्सा आया होता है उसके कपड़ों पे थोड़ी सी मिट्टी लगने के कारण कि वो विष्णु की जान लेने जा रहा होता है। वो अपनी गन निकालता है और विष्णु के ऊपर तान देता है। विष्णु भाग रहा होता है, भाग रहा होता है, भाग रहा होता है। वो उसके ऊपर निशाना साधता है। वो वहाँ पे साथ में खड़ा होता है, लेकिन विष्णु थोड़ा सा चक्कर आने के कारण कभी लेफ्ट कभी राइट हो रहा था, जिसके कारण उस आदमी का निशाना ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। और कुछ ही पल में विष्णु जैसे गायब हो जाता है, क्योंकि आगे जंगल था और थोड़ी सी झाड़ियाँ थी, जिसके कारण विष्णु दिखाई नहीं दे रहा होता। तो वो ब्रिटिश ऑफिसर अपने घोड़े पर दोबारा बैठता है और विष्णु के पास में जा रहा होता है। वो थोड़ा सा पास में जाता है, जाता है, जाता है, जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। एकदम से विष्णु जैसे गायब हो गया होता है। विष्णु जो अभी यही था, वो अचानक से चला कहाँ गया। वो देखता है कि खून के कुछ धब्बे हैं। वो जब देखता है तो खून के कुछ धब्बे देख करके वो सोचता है कि शायद ये विष्णु का होगा। वो उनको थोड़ा बहुत फॉलो करता है और उससे आगे बहुत ज़्यादा खून दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे खून बिखरा हुआ होता है। उसे लगता है कि जंगल का कोई जानवर विष्णु को खा चुका है, इसलिए यहाँ पे खून बचा है और वो विष्णु की बॉडी को कहीं खींच करके ले गया है। इसलिए वो अपना घोड़ा लेकर के दोबारा जंगल से बाहर निकल जाता है। वो लोग अब विष्णु को नहीं ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो खून विष्णु का नहीं था। विष्णु अब भी जंगल के अंदर भाग रहा होता है। वो सिर्फ एक ही बात कह रहा होता है, हे नरसिंह भगवान मुझे बचा लो, हे नरसिंह भगवान मुझे बचा लो। वो नरसिंह भगवान में बहुत मानता था, उनकी बहुत पूजा करता था। उनकी फैमिली में शायद इतना कोई भी नरसिंह भगवान को नहीं मानता होगा जितना वो मानता था। वो ऐसा कहते 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 भागते जाता है, भागते जाता है। सो ही बड़ीस, आगे क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज़।